आज 22 दिसंबर सन 2022 राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आपको गणित से संबंधित एकांतर कोण के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जब दो समांतर रेखा को एक तीर रेखा काटती है, उसके विपरीत भाग को एकांतर कोण कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। मैं ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर अर्थात राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में अपने मॉडल की सहायता से कोण के बारे में बताऊंगा। जब ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जब 90 डिग्री से कम के कोण ये सारे न्यून कोण होते हैं। जब ये 90 डिग्री अंश तक पहुँच जाते हैं तभी हमारा समकोण हो जाता है। जब ये 90 डिग्री से अधिक को देख जाते हैं, ये अधिक कोण कहलाते हैं। तथा जब ये 180 डिग्री ये सरल कोण कहलाता है। जब हमारा 180 डिग्री से अधिक जाता है तो ये सब हमारे जैसे 190, 220, 280, 350 ये सभी हमारे बृहद कोण कहलाते हैं। प्रभात, मेरा नाम अनुराग राजपूत है। मैं ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज बनाना कानपुर का कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं गणित दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा कोण के बारे में आपको अपने मॉडल की सहायता से समझाना चाहता हूँ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा बने कोण शिक्षा कोण कहलाते हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इस जगह पे 80 है और इस जगह पे भी 80 है और यहाँ पर 170 है और यहाँ पर 170 है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि शिक्षा कोण बराबर होते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम सोनू कश्यप है। मैं ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर 2022 अर्थात गणित दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको बीजगणितीय गुणन के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 4 असमान आयत बनाए हैं। इसमें बड़े आयत की लंबाई a+b तथा चौड़ाई c+d होगा। अतः इसका क्षेत्रफल a+b/c+d होगा। आयत के क्षेत्रफल तथा बड़े आयत के क्षेत्रफल का योग a+b गुणे c+d। अतः ab plus ac plus ad plus bd होगा। जय भारत। मैं ज्ञान भारती इंटर कॉलेज के कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी को मैथ के संबंध के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम हिंदी में गणित के चिन्ह कहते हैं। जैसे ये प्लस, जिसे हम हिंदी में धन कहते हैं, ये अंकों को जोड़ने के काम में आता है। फिर माइनस, जिसे हम हिंदी में ऋण कहते हैं, ये अंकों को घटाने के काम में आता है। फिर मल्टीप्लाई, जिसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं। फिर डिवाइड, जिसे हम हिंदी में भाग कहते हैं। फिर इक्वल, जिसे हम हिंदी में बराबर कहते हैं। फिर लेसन देन, ये से कम है, जैसे 3 से कम 2, ये कम है जैसे 2। फिर ग्रेटर देन, जिसे हम से अधिक कहते हैं, 3 से अधिक, 2 से अधिक 3। या फिर है परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सौरभ सक्सेना है। मैं ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ 22 दिसंबर अर्थात राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको चतुर्भुजों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे मॉडल में देख सकते हैं, अब ये आयत है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। अब यह समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज है। इसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। और अब यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। इसकी कोई भी दो भुजाएं सम्मुख तथा समांतर होती हैं और दो तिर्यक रेखाएं भी समान होती हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा इसकी भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। धन्यवाद।
सुप्रभात, मेरा नाम सुप्रभात ज्ञान भारती इंटर कॉलेज ज्ञान भारती कानपुर कानपुर कक्षा 11 का छात्र हूँ। आज आपको ऑर्गेनिक रोटी जापान में कागज से आकृति बनाने की कला के माध्यम से आज आपको मैं ज्यामिति आकृति बना के दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए फ्रिज में अभी देखिए 2D में देखिए 3D में कन्वर्ट हो गया और मॉडल हुआ है करते हैं और फिर उसमें जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करते। ज्ञान भारती में चित्र कॉलेज बिराना रोड कानपुर में कक्षा 11 का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर 2022 गणित महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष त्रिकोणमिति से संबंधित एक सामान्य समस्या का समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जब समकोण त्रिभुज में कोण ऊपर हो तो नीचे की भुजा को लंब कहने में असहजता होती है। अतः कोण के सामने की भुजा को कर्ण और दिए गए कोण के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा और तीसरी भुजा को भुजा से संबोधित करेंगे। जब कोण फ्लैग को करने पर ये देखिए इसमें कोण सम्मुख भुजा कोण के सामने और आधार और लंब को कहने में असहजता होती है। इसलिए हम कोण के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा और कोण के लंब कहने में छात्र हूँ। आज मैं आपको 22 दिसंबर 2022 गणित दिवस के गणित दिवस के शुभ अवसर पर आपको बहुपद के प्रकार के बहुपद को जोड़ना और घटाने के बारे में अति सरलता से बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत से प्रकार के बहुपद काट रखे हैं। यहाँ पे x² है, xy है और a और b है। यहाँ पे खूब सारे हमने रखे हैं। तो यहाँ पे हमने एक समीकरण रखा। यहाँ पे हमने इसमें एक एरो दिखाया हुआ है, जो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं वो प्लस का है, जो नीचे को हम दिखा रहे हैं वो माइनस का एरो है। यहाँ पे हमने एक समीकरण दे रखा है कि 3x² + 2x + 3 = 0 -2xy -2x² -xy -2 = 0। इसको हमें इससे घटाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमने बहुपद यहाँ पे हमने शेप के काट के यहाँ हमने xy रखा है, x² भी रखा है, बहुत अनेक प्रकार के बहुपद रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे पहले 3x² 2xy + 3 इसको रखेंगे। हम यहाँ पे पहले जो ऊपर तरफ एरो है प्लस वाले, उसको प्लस वाले निकाल के हम यहाँ पे 1 रख लेंगे। यहाँ पे हमने 1x² हमने लेकिन 3 चाहिए तो हमने 3 ले लिया प्लस के। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो प्लस का है ऊपर की तरफ एरो, जो माइनस का है वो नीचे की तरफ एरो रखा जाएगा। ये 3x² हमारे हो गए। फिर 2xy हमें चाहिए। अब हम 2xy ले लेंगे प्लस के हमारे ये 2xy हो गए। अब हमें चाहिए प्लस का 3। तो 3 हमारे पास हमने ये एरो ये छोटे छोटे बनाए थे, तो इसको हम इस पे यहाँ चिपका लेंगे। अब यहाँ पे हमें 2x -2x² -xy -2 = 0 इसको घटाना है इससे। तो हम माइनस की 2x² ले लेंगे। माइनस के लिए हमने देखिए यहाँ पे एरो नीचे की तरफ दिखा रखा है, -x² माइनस ये x² है। तो ये एक -x², एक ये रहा, एक ये लगेगा, एक ये -x² हो जाएगा। -2x², ये -2x² हो गया। फिर -xy चाहिए हमें, -1xy हमने ले लिया, एक -xy ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें चाहिए -2, हमने -2 ले लिए। यहाँ देख लीजिए ये पूरा समीकरण इससे पूरा मैच हो जाएगा। अब इसको हमें इससे घटाना है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 3x² है, यहाँ 3x² है, यहाँ 2x² -2x² है। तो 3x² से -2x² घटा देंगे तो -x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये से ये कैंसिल हो जाएंगे।
फिर ये से और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये। अब हमारा x एक माइनस एक्स वाई है, एक माइनस 2xy है, तो xy से एक माइनस 1xy हट जाएगा, तो 1xy बचेगा प्लस का, और ये माइनस के 2xy है, ये प्लस का 3xy है, प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो ये 2 से ये 2 और ये 2 चला जाएगा, बचेगा ये प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ये हमारा अति सरलता से हमने ये समीकरण को सॉल्व कर लिया। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम मैदान भारती, हमें इंटर कॉलेज का 11वीं का छात्र हूँ। आज हम इस शुभ अवसर पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के दो भाग कर लेते हैं। हम दाएं वाले भाग को बाएं ओर ले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि आयत बन गया है, जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के एक भुजा दूसरी भुजा के इसकी दूरी के बराबर होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम धनंजय राजपूत है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। आज मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर आपको शंकु परिच्छेद के बारे में बताऊंगा। शंकु परिच्छेद को यदि एक समतल से काटें तो इसमें वृत्त, दीर्घवृत्त तथा परवलय का निर्माण होता है। जब दोनों शंकु को एक समतल काटता है तब अति परवलय का निर्माण होता है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। मैं सुमित तिवारी ज्ञान भारती हमें इंटर कॉलेज का कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं 22 दिसंबर श्री निवास रामानुजन के जन्म दिवस पर अपने मॉडल के माध्यम से त्रिभुजों की सर्वांग समताओं के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप मॉडल में देख सकते हैं, एस 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 साइड साइड साइड। जब दो त्रिभुजों के संगत तीनों भुजाएं समान होती है तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसा कि ए बी भुजा बराबर है डी ई के, ए सी भुजा बराबर है डी एफ के और बी सी भुजा बराबर है ई एफ के। ए एस ए एस साइड एंगल साइड, इसमें जब दो त्रिभुजों के संगत दो भुजाओं के बीच का कोण समान होता है तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसा कि ए बी भुजा बराबर है डी एफ के और ए बी भुजा बराबर है डी ई के, एंगल ए बराबर है डी के। ए एस ए एंगल साइड एंगल, जब दो त्रिभुजों के संगत कोणों के बीच की भुजा समान होती है तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसा कि एक कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण सी बराबर है कोण एफ के और ए बी ए सी भुजा बराबर है डी एफ के। ए ए एस एंगल साइड, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं दो भुजाएं और एक कोण समान होता है तब ए एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी बराबर एंगल ई के बराबर है और ए बी ए सी भुजा बराबर है डी ई के। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जब दो त्रिभुजों की संगत समकोण के कर्ण और भुजाएं समान होती हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसा कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, और
ए बी भुजा बराबर है DF के और AC भुजा बराबर है DE के। फॉल्स शॉर्टकट्स ए एंगल और SSA साइड एंगल, ये दोनों शर्तें असत्य हैं। इनमें आवश्यक नहीं है कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम सूरज कश्यप है। मैं ज्ञान भारती मिशन कॉलेज 11th का छात्र हूँ। आज मैं गणित दिवस के अवसर पर अपने मॉडल के माध्यम से a² - b² = a + b और a - b का सत्यापन करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वर्ग है और इसकी भुजा a है, तो ये भुजा है, तो ये भी है और ये पूरी भी है। तो इसको हटाते तो a² - b² हो जाती है और इसे हम इसको ऐसे करते हैं तो एक आयत बन जाता है। आयत भुजा ये a है, ये b है, a + b हो जाती है और ये a - b। इसके सामने भुजा a + b और ये a - b हो जाती है। सुप्रभात, मेरा नाम प्रकाश द्विवेदी है। मैं ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज वीराना कानपुर कक्षा 11 विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर 2022 राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य पर मैं बीजगणितीय गुणन को अपने गणित के मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई x + 2 तथा चौड़ाई x + 3 है। इसका क्षेत्रफल x + 2 x + 3 के बराबर होगा। चित्र अनुसार इसका गुणन x² + 5x + 6 है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम शशांक अवस्थी है। ज्ञान भारती कॉलेज कक्षा 11 का छात्र हूँ। आज मैं आपको यूनिट विभाजन प्रमेय की सहायता से दो संख्या का ऐसे व्याख्या करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप मेरे मॉडल में देख रहे हैं कि यह सूत्र a = b² + r लिखा हुआ है, जहाँ पे a हमारी वह संख्या है जिसको हम भाग देते हैं तथा b वह संख्या जिसे भाग दिया जाता है तथा यहाँ पे q हमारा भागफल तथा r शेषफल है। अब जैसा कि आप आकृति 1 में देख रहे हैं, यहाँ पे a बराबर b × 1 + c है, जहाँ पे q अर्थात भागफल हमारा 1 है तथा r शेषफल हमारा c है। अब चूँकि यहाँ पे r का मान 0 नहीं है तो यह प्रक्रम और आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप आकृति 2 में देख रहे हैं, यहाँ हमारा b बराबर c × 2 + d है, यहाँ पे हमारा भागफल 2 तथा r शेषफल d है। चूँकि यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है तो यह प्रक्रम और आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप आकृति 3 में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा c बराबर d × 1 + c है, जहाँ पे भागफल q हमारा 1 है तथा r शेषफल हमारा e है। क्योंकि यहाँ पर भी r का मान 0 है। जैसा कि आप आकृति 4 में देख रहे हैं, d बराबर हमारा d × 1 + 0 है। क्योंकि यहाँ पे q का मान 1 तथा r का मान 0 है, तो यहाँ पे r का मान 0 नहीं आया, यह करते हो जाता है तथा यह यहाँ पे हमारा d का HCF ये होगा। सुप्रभात, मेरा नाम अभी राठौर है। मैं ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज में कक्षा 11 विभाग 1 का छात्र हूँ। आज मैं 22 दिसंबर 2022 के गणित दिवस के शुभ अवसर पर आपको फलन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक विशेष प्रकार का संबंध जिसे फलन कहते हैं उसे एक नियम के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें कुछ दिए गए अवयवों से नए प्रकार के अवयव उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फलन है जिसमें हम अगर x के मान रखते हैं तो हमें कुछ नए प्रकार के अवयव प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम x का मान यदि धनात्मक 1 संख्या रखते हैं तो हमें कुछ नए प्रकार के अवयव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम x का मान ऋणात्मक 1 रखते हैं तो हमें नए प्रकार के अवयव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से फंक्शन का सिस्टम होता है जिसमें हमें नए प्रकार के अवयव प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अमन राठौर, मैं ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर 2022 राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको अपने मॉडल की सहायता से मध्यमान प्रमेय को समझाना चाहता हूँ। मध्यमान प्रमेय की कुछ कंडीशंस होती हैं कि पहले उनको समझ लेते हैं फिर हम देखते हैं। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारा दिया गया फलन दो बिंदुओं के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जो आप देख सकते हैं कि बिंदु P और Q में अगर हम इस पेन को ले जा कर के हम बिंदु P से लेकर के Q तक ले जाते हैं तो हमारा
पेन कहीं भी अटकता नहीं है, अर्थात कहीं भी हमारा फलन टूट नहीं रहा, अर्थात हमारा दिया गया फंक्शन क्लोज इंटरवल पी और क्यू में कंटिन्यूअस है। इसकी दूसरी कंडीशन होती है कि हमारा दिया गया फलन बिंदु P और Q के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बिंदु P और Q को छोड़ करके कहीं पर भी वर्टेक्स नहीं बने, अर्थात हमारा दिया गया फलन भी डिफरेंशिएबल है। तब एक ऐसा फलन FC में प्राप्त होता है जो कि हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, जहाँ पे उस बिंदु का मान निकलेगा कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। यही हमारी मध्यमान प्रमेय। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक साहू, मैं ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आपको त्रिकोण के फलन से संबंधित सूत्रों को बताऊँगा, जैसे कि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ऐसे होगा कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर 1/। मेरा नाम है राज सिंह, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैंने आज एक मॉडल प्रस्तुत किया है जो समाकलन पे है और नीचे वर्किंग मॉडल लगा हुआ है, जिसमें नीचे मोटर लगी हुई है जो वर्क करती है मोटर बैटरी से कनेक्ट होने पे। और मैंने इसमें स्टडी करते समय मुझे भी इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो मैं इस स्टैंड का यूज़ करता हूँ। इसमें जो लिस्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म की लगी हुई है उसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टडी करते समय जब भी दिक्कत होती है मैं इसका यूज़ करता हूँ। और मेरे जैसे कोई भी स्टूडेंट हो तो इसका आराम से यूज़ कर सकता है और कोई भी दिक्कत हो तो इसमें से फॉर्म को देख सकता है। और इसमें मैंने हर तरह के फॉर्म्स की लिस्ट बनाई हुई है जिसमें से भी दिक्कत होती है, ताकि मैंने इसको अलग अलग कर लिया है ताकि जिसमें मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। शुभ प्रभात, मेरा नाम स्वयं कुमार, मैं ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज के कक्षा 12 का साइंस वर्ग का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी को अष्टांश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अष्टांश है, इसके 8 तल होते हैं। प्रथम तल में जो इसका x, y और z होता है वह तीनों प्लस में होता है। और ये इसका तृतीय तल में जो इसका x, y, z होता है इसका y और z प्लस में होता है और जो x डैश है वो माइनस में होता है। इसका तृतीय तल, इसके तृतीय तल में सिर्फ z जो है वो प्लस में होता है और y और x ये दोनों डैश हो जाते हैं तो इसलिए ये माइनस होता है। यह है इसका चतुर्थ तल, इसमें z प्लस में होता है और x प्लस में होता है, y जो है माइनस में होता है। और देखिए इसको हम मिला के देखते हैं तो ये इसका 5वां तल है जिसमें कि z सिर्फ माइनस होता है और x और y प्लस होता है और इसलिए इसका छठा तल है। तो इसमें जो होता है z डैश और x डैश और ये दोनों जो होता है वो माइनस में होता है और x प्लस में होता है। और इसी का 7वां भाग तो x, y और z तीनों ही माइनस में होते हैं। और इसी का 8वां भाग तो जिसमें y डैश और z डैश माइनस होता है और x प्लस होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। सर्वप्रथम माँ सरस्वती व गुरुजनों के चरणों में मेरा नमन। मेरा नाम मोहित पांडे है। मैं ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज में अध्ययनरत कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। आज का मेरा मॉडल त्रिविमीय ज्यामिति या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसे समझने में यह मॉडल हमारा बहुत ही लाभदायक है। इस मॉडल में हमने एक तल प्रदर्शित किया है जिसका समीकरण है 15x + 12y + 20z = 60। यह इस तल का कार्तीय समीकरण है। इसके बाद हमने इस तल का एक वेक्टर फॉर्म जिसे सदिश रूप भी कहते हैं उसे भी प्रदर्शित किया है जिसका फॉर्म है r⃗.n = d। इसके साथ इस मॉडल में हमने त्रिविम में एग्जिस्ट करने वाले अक्ष तीनों अक्ष x, y और z तीनों अक्षों को प्रदर्शित किया है। जैसे ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष और ये z अक्ष। इसके साथ साथ इसके ऋण अक्ष भी इसमें प्रदर्शित हैं, जैसे -x डैश z और -y। इसके साथ इस मॉडल में मैंने एक वेक्टर लगाया है जिसे हम p कहते हैं, इसे दिक्कोज्याग भी कहते हैं। यह वेक्टर तीनों अक्षों के साथ कुछ ना कुछ कोण पर एग्जिस्ट करता है
जो कोण x अक्ष के साथ अल्फा एंगल होता है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। इसके साथ साथ हमने एक तल अलग से लगाया है जिसका समीकरण है ax + by + cz = d। d यहाँ पे इस तल और मूल बिंदु से दूरी है। इस दूरी को दिखाने के लिए हमने एक वेक्टर लिया है जिसे हम d कहते हैं, जिसे r वेक्टर के नाम से जाना जाता है। यह मूल बिंदु और इस तल की दूरी है। धन्यवाद। Good morning, my name is Harsh Soria. I study at Gyan Bharti Mission College in class 12B. आज हमारे पास रोलेस थर्म का वर्किंग मॉडल है। चलिए इसे समझते हैं। ये हमारी इसमें y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसमें x एक्सिस पे हमने a पॉइंट लिया है और b पॉइंट लिया है। इसमें हमें फंक्शन f कंटिन्यूस होना चाहिए a और b के बंद अंतराल में। तो यहाँ पर जो हम कर्व ले रहे हैं वो कंटिन्यूस है, वो कहीं भी रुक नहीं रहा। और फंक्शन जो है वो a और b के खुले अंतराल में डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो जो ये कर्व है इन दोनों बिंदु के बीच में, उसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, तो यह डिफरेंशिएट है। और बिंदु a और बिंदु b का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जो यहाँ पर इनकी दूरी है वो बराबर है, ये एक ही रेखा पर है तो ये बराबर है। तब इन दोनों के बीच में जो एक पॉइंट हमने c लिया है, उस पॉइंट पे जो हम इस कर्व पे जो टेंजेंट डालेंगे वो x अक्ष के समांतर है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर है और ये a और b के खुले अंतराल के बिलोंग्स टू है। थैंक यू फॉर। सर्वप्रथम सबको प्रणाम। माँ सरस्वती को नमन। मैं कक्षा 12 का छात्र अनुराग गुप्ता अपने मॉडल को आज तारीख 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के पावन पर अपना मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा मॉडल है कोणों के प्रकार के बारे में। जैसे कि कुछ बच्चों को पता होता है और कुछ आगे जान नहीं पाते हैं तो कोण कैसे बनता है, तो कोणों के बारे में आज हम जानेंगे। कोण किसी किन्हीं दो रेखाखंडों के बीच के बने अंश को हम लोग कोण कहते हैं और यही कोणों को हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से अगर परिवर्तित कर देते हैं तो 0 से अगर हम लोग 90 के बीच में जो कोण बनता है वो होता है हम लोगों का न्यून कोण। और जो हम लोग का एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे बनता है वो हम लोगों का होता है समकोण। और जो इससे 90 से 180 डिग्री के बीच में बनता है वो हम लोग का होता है अधिक कोण। और जो हम लोग का एग्जैक्ट 180 डिग्री में बनता है वो हम लोग का होता है रेखीय कोण। और जो 180 से 270 के बीच में बनता है वो हम लोगों का होता है बृहद कोण। और जो 270 से पूरा 360 तक हो जाता है वो हम लोगों का होता है समकोण। इस ज्ञान के बारे में बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी मॉडल आपको रुचिकर लगे होंगे और अच्छा लगा होगा इसको देख के। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में 2 घंटे बाद लगभग मिलेंगे विवेकानंद कक्ष में। उसके पहले आप इस गणित प्रयोगशाला का जो दृश्य है उसको भैया मोहित पांडे से अनुरोध है कि वे अपने कैमरे की सहायता से आपको पूरी प्रयोगशाला का टूर कराएं। भैया मोहित पांडे धीरे धीरे अपना कैमरा साथ में लेते हुए पूरी प्रयोगशाला का टूर आपको करा रहे हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि प्रयोगशाला में सभी छात्रों ने कितनी मेहनत की है। 10 वर्षों से अनवरत विभिन्न प्रकार के मॉडल्स पे, विभिन्न प्रकार के चित्रों पे काम करते करते आज उसको यह रूप मिल पाया है। यदि माँ सरस्वती और सभी अग्रजों की कृपा रही तो आगे आने वाले समय में यह और बड़ा रूप लेगा। इसी के साथ आप देखिए कि कितने मॉडल बने हैं। सारे मॉडल इसी वर्ष नहीं बने हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि त्रिविमीय मॉडल जो है, जो ठोस ज्यामिति को समझाने के लिए है, इसको जब हम देखते हैं एक बार आप इसमें नियोजित कर सकते हैं धन को, और हमेशा के लिए छात्रों को ये ज्ञान देता रहता है। इस प्रकार तमाम प्रकार के मॉडल आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर हैं। इस मॉडल की सहायता से हम चक्री चतुर्भुज के सभी प्रमेयों को बहुत सरलतापूर्वक समझ सकते हैं, और इस मॉडल की सहायता से हम पाइथागोरस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इससे कोणों के प्रकार देखे जा सकते हैं। समांतर चतुर्भुज, इससे भी प्रमेयों को समझा जा सकता है।
अब कार्यक्रम के अगले चरण में हम लोग विवेकानंद कक्ष में सभागार में पुनः लाइव होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।